वंशिका बेटा, आज तेरी शादी है। ये दिन तेरे जीवन में जितनी खुशी का है, उतना ही सब रस्मों और रिवाजों को ध्यान से निभाने का भी है। कहते हैं कि शादी की रात अगर किसी भी रस्म में कुछ भूल चूक हो जाए तो उसका खामियाजा जिंदगी भर तक भुगतना पड़ता है। इसीलिए तेरे ससुराल वाले तुझसे जो भी रस्म कराएं उसे बहुत ध्यान से करना। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे समझा रही हो या डरा रही हो। जैसे तो पता नहीं, अगर कोई भी रस्म ठीक से नहीं की तो कौन सा भूत मेरे पीछे पड़ जाएगा। अरे ऐसे अपशब्द मत बोल अपने मुंह से। शादी की रात को ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा बाबा ठीक है, चलो अब नीचे चलते हैं। पापा का फोन भी आ गया, नीचे बुला रहे हैं शायद। मधु अपनी बेटी वंशिका को लेकर नीचे आई, जहां पर फेरों के लिए मंडप सजाया गया था। पूरे रीति रिवाजों के साथ वंशिका की शादी संपन्न हुई और विदा होकर वो अपने ससुराल पहुंच गई। रात के लगभग 2:15 बजे उसके ससुराल में उसका स्वागत हुआ। उसने चावल के कलश को गिराकर घर में प्रवेश किया, मगर जैसे ही चावल जमीन पर बिखरे तो उनका रंग गहरा लाल हो गया, जैसे उनके भीतर किसी का खून समा गया हो। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है। आज से पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कलश से गिराए गए चावल का रंग बदलकर ऐसे सुर्ख लाल हो गया हो। कहीं किसी रस्म में कोई चूक तो नहीं हो गई हमसे। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। अरे क्या माँ, तुम भी, किसी ने मजाक किया होगा, कलर मिला दिया होगा चावल के अंदर। इतना क्यों सोच रही हो? वैसे भी सब बहुत थक गए हैं, तुम भी थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। हम भी बहुत थक गए हैं। हाँ अनीता, अरे सब रस्में भी पूरी हो गई हैं तो बच्चों को आराम करने दो और तुम भी चलकर सो जाओ। मैं बैठक में जाकर सो जाता हूँ। अरविंद की माँ अपने कमरे में जाकर लेट गई और उसके पिताजी कुछ मेहमानों के साथ बैठक में जाकर सो गए। अरविंद वंशिका को लेकर कमरे में आया। मम्मी की बातों को ज्यादा मत सोचना वंशिका, तुम्हें तो पता है ना, पुराने लोग थोड़े अंधविश्वासी होते हैं। कोई बात नहीं अरविंद, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और उन चावलों का गहरे सुर्ख लाल रंग में बदल जाना, इसका एक अंदेशा है। अरे बाबा, तुम भी क्या बूढ़े लोगों की तरह सोचने लगी। मम्मी ने तुम्हें अपनी बातों से सच में डरा दिया। अच्छा वो सब बातें छोड़ो और मेरे पास आकर बैठो। अरे आज हम दोनों की शादी हुई है, जिस पल का हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, आज वो आ ही गया। मेरे पास आओ ना। मैं बहुत थक गई हूँ अरविंद, प्लीज अभी सो जाते हैं, कल बात करते हैं ना। अच्छा बाबा ठीक है, तुम सो जाओ। वो दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई। मगर कुछ देर बाद ही वंशिका के कानों में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज पड़ी। वो आवाज इतनी तेज और दर्द भरी थी कि हड़बड़ाकर वंशिका की नींद खुल गई। ये कैसी आवाज थी? कहीं मैंने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा? एक बार फिर से वंशिका के कानों में उस औरत की चीख सुनाई दी। वो घबराई और जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर की तरफ घर के आंगन में पहुंची तो उसे फिर से वही चीख सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो उसका ध्यान घर के अंदर वाले कमरे की तरफ गया। वो वहां पर गई तो एक कमरे के अंदर से वो चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से कमरे के अंदर गई तो उसने देखा कि एक औरत कमरे के अंदर आग से झुलस रही है और उसकी दर्द भरी चीखें हर ओर गूंज रही हैं। हे भगवान, ये औरत तो आग से झुलस रही है। मुझे इसकी मदद करनी होगी, बचाना होगा इसे मुझे। अरविंद जी, अरविंद जी जल्दी से आइए। वंशिका ने देखा कि बिस्तर पर एक मोटा कंबल रखा है। उसने वो कंबल उठाया और उस औरत की तरफ दौड़ी। जैसे ही उसने उसके ऊपर वो कंबल डाला, वो आग बुझ गई और उस औरत की चीखें भी बिल्कुल शांत हो गई। तुम बिल्कुल भी डरो मत, मैं अभी अपने पति को बुलाती हूँ, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। जैसे ही वंशिका अरविंद को बुलाने के लिए वहां से जाने लगी, वैसे ही उस औरत ने वंशिका का हाथ पकड़ लिया
वंशिका ने जब पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो देखते ही देखते उसका जला हुआ काला चेहरा अचानक से बिल्कुल सफेद पड़ गया और उसकी आंखों की पुतलियां बाहर को निकल कर आ गईं। वह वंशिका को देखकर भयानक तरीके से हंसी और उसके मुंह से खून टपकने लगा। वंशिका उसे देखकर इतनी बुरी तरह घबरा गई कि उसकी आवाज उसके गले में ही दब कर रह गई। इससे पहले कि वंशिका कुछ कर पाती, वो औरत आगे बढ़ी और वंशिका के भीतर समा गई। वंशिका का शरीर अचानक से भारी हो गया और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ गईं। उसने उस कमरे की अलमारी खोली और उसके अंदर से एक बोतल निकाली। उसे लेकर वो बाहर की तरफ आई और दरवाजा खोलकर अपनी सासू माँ के कमरे में गई। उसने उनके बिस्तर के इर्द गिर्द बोतल से मिट्टी का तेल छिड़क दिया और हाथ में पकड़ी माचिस से वहां पर आग जला दी और अपने कमरे में आकर उसी तरह बिस्तर पर लेट गई। तभी कुछ देर बाद अचानक घर में अनीता की चीखने की आवाजें सुनाई दी। उसकी आवाज से घर में सबकी नींद टूट गई और सब जल्दी से हड़बड़ाकर उसके कमरे की तरफ भागे, मगर उसका कमरा पूरी तरह आग से झुलस चुका था। उन्होंने पानी से आग बुझाने की कोशिश की। कुछ देर बाद आग तो बुझ गई, मगर उस आग के साथ साथ कमरे से आने वाली अनीता की चीखें भी शांत हो चुकी थीं। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो अनीता का पूरा शरीर जल चुका था। जिस रात घर में खुशियां चलकर आई थी, उसी रात अब घर में मातम छा गया था। अनीता का शव जल तो पहले ही चुका था, इसलिए अगली सुबह उसकी अंतिम क्रिया करने के बाद उसे दफना दिया गया। घर में हर कोई सदमे में था कि आखिर अचानक ये सब कैसे हो गया। अरविंद भी इस सदमे से उभर नहीं पा रहा था। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ अरविंद जी, लेकिन जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। जब से मम्मी जी चली गई हैं, आपने ठीक से एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं रखा है। प्लीज खाना खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं है वंशिका, प्लीज तुम चली जाओ यहां से। उस दिन माँ सही कह रही थी कि कुछ अपशगुन जरूर हुआ है। मुझे तो लगता है मैंने तुमसे शादी की, वही मेरे लिए सबसे बड़ा अपशगुन है। तुम्हारे घर में कदम रखते ही मेरी मां चल बसी। काश मैंने तुमसे शादी ही ना की होती। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं अरविंद जी? मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन कम से कम अपने मुंह से ऐसी बातें तो मत कहिए। भला इसमें मेरा क्या दोष? मम्मी जी के जाने का जितना दुख आपको है, उतना ही मुझे भी है। तुम प्लीज अभी चली जाओ यहां से। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कुछ और भला बुरा कहूं, इसलिए प्लीज जब तक मैं थोड़ा ठीक नहीं हो जाता, मुझसे दूर रहो तुम। अरविंद के दिमाग में अब ये बात बैठ गई थी कि उसकी पत्नी के कदम उसके परिवार के लिए मनहूस है। अपनी मां के चले जाने के बाद वो बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए कुछ दिन के लिए वो घर से बाहर कहीं घूमने के लिए निकल गया ताकि उसका मन थोड़ा भटक सके। रात को वंशिका ने अपने ससुर जी को खाना खिलाया और खाना खाने के बाद अपने कमरे में शीशे के सामने बैठकर अपने बाल कंघी करने लगी। तभी उसे लगा कि उसके पीछे से अभी अभी कोई गुजरा है। वंशिका जल्दी से पीछे मुड़ी। पहले तो वहां पर कोई नहीं था, मगर अचानक से वहां एक साया उभरा जो हूबहू वैसा ही था जिस औरत को वंशिका ने जलते हुए देखा था। तुम तो वही हो ना जिसे मैंने उस दिन बचाने की कोशिश की थी? उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आई? उस औरत का चेहरा धीरे धीरे और भयानक होने लगा। आंखों की पुतलियां पलटकर बिल्कुल सफेद हो गईं। वो धीरे धीरे वंशिका की तरफ बढ़ी और उसने अपनी गर्दन को अपने हाथों से बुरी तरह मरोड़ दिया। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और उसका सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर
वंशिका बुरी तरह डर से चिल्लाई। उसके चीखने की आवाज सुनकर बैठक में बैठे उसके ससुर जी दौड़कर वहां पर आए तो देखा कि वंशिका उनकी तरफ पीठ करके अपने बिस्तर पर बैठी है। बहू, बहू क्या हुआ तुझे? तू इस तरह चिल्ला क्यों रही थी? सब कुछ ठीक तो है ना? वंशिका ने मनोज की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो मनोज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि वंशिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं है और वो उसकी बातों को सुन भी नहीं रही है। तुझे क्या हो गया है बहू? ना तो तू मेरी तरफ देख रही है और ना मेरी किसी बात का जवाब दे रही है। वंशिका इस तरह हो चुकी थी जैसे किसी ने बिस्तर पर मिट्टी का पुतला रख दिया हो। उसे देखकर मनोज बहुत ज्यादा घबरा गया, इसलिए उसने वंशिका के कंधे पर हाथ रख के उसे सुध में लाने की कोशिश की। मगर जैसे ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, वंशिका की नजरें उसकी तरफ मुड़ी और उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर पलट गईं। ये देखकर मनोज के पसीने छूट गए। उसने जल्दी से उसके कंधे से अपना हाथ हटाया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, मगर वंशिका ने उसके पैर को पकड़कर खींच लिया और वो वहीं पर गिर पड़ा। क्या हुआ? डर गया? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद तुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तेरी पत्नी की तरह हमेशा के लिए तेरा डर भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। ये तो क्या बोल रही है बहू? अरे क्या हो गया है तुझे? तूने अपनी सास को मारा? ना, इसने नहीं, मैंने मारा। लगता है तूने अभी तक मुझे पहचाना ही नहीं, मगर कोई बात नहीं, अपनी आखिरी सांस तक तो तू मुझे पहचान ही लेगा। ये बोलकर वंशिका जोर जोर से भयानक आवाज में हंसने लगी। उसने पांव से मनोज को घसीटना शुरू किया और उसे उसकी बैठक तक ले गई। मनोज खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, मगर वंशिका की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी खुद को बचा नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वंशिका ने उसे छोड़ दिया, मगर उसकी पकड़ से छूटने के बाद मानो जैसे उसका शरीर अकड़ गया हो। वो उठकर वहां से भागना चाहता था, मगर अब उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा शरीर काम क्यों नहीं कर रहा? क्या हुआ? लाचारी महसूस हो रही है? तू तो खुद भी अपनी मदद नहीं कर पा रहा है ना? मैं भी नहीं कर पा रही थी। वंशिका ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का और अनीता की तरह ही उसके शरीर को भी आग के हवाले कर दिया। घर से जब धुआं निकलने लगा तो पड़ोसियों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलवाया। वंशिका तो घर से बाहर निकल गई, मगर जब तक फायर ब्रिगेड आती उससे पहले ही मनोज का शरीर उस आग में झुलसकर भस्म हो गया। अरविंद आधे रास्ते से वहां से वापस आया। उनके कमरे तक आग पहुंच नहीं पाई थी, इसलिए वंशिका वहां पर बैठी हुई थी। उसने वंशिका की तरफ देखा और अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को जकड़ लिया। सच सच बता, यह सब तूने ही किया है ना? पहले मेरी मां को जलाकर मार डाला और जब मैं घर पर नहीं था तो मेरे पिताजी के साथ भी तूने वही किया। मार डाला तूने उन्हें। हाँ, मार डाला मैंने, उन दोनों को मार डाला और अब मरने की बारी तेरी है। तैयार है ना तू अपनी मौत के लिए? जिस तरह मैंने उन दोनों को मारा है उसी तरह तुझे भी मारूंगी। तू भी उसी तरह आग में झुलस कर मरेगा जैसे मैं मरी थी। ये क्या बोल रही हो तुम वंशिका? तुम्हारे होश तो ठिकाने पर है? हैरत हो रही है तुझे कि तूने अभी भी मुझे नहीं पहचाना? वंशिका नहीं, कुमुद हूं मैं। कुछ याद आया? कुदुम? तुम तो नहीं, यह सच नहीं हो सकता। तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम तो नहीं। भाभी, मैं कुंदन से शादी करना चाहती हूँ। आप मेरी शादी किसी और से मत करवाओ। बदनाम करवाना चाहती हैं हमें?
अरे अगर गांव में किसी को पता लग गया ना कि हमने तेरा प्रेम विवाह करवाया है तो पूरा गांव थू थू करेगा हम पर। तेरे भाई भाभी हैं, हम तेरे माँ बाप ना है जो तेरी बकवास सुनेंगे। सुनिए जी, जो पहला रिश्ता आया है ना, इसके लिए उसी को पक्का कर दीजिए। अब और दिन हम इसे अपने सर पर बोझ बिठाकर नहीं रख सकते, और भगवान ना करे अगर किसी दिन ये भाग गई तो हमारी तो नाक ही कटवा देगी। भैया कम से कम आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कुंदन बहुत अच्छा लड़का है, और आपको पता है ना जिस लड़के को आपने मेरे लिए देखा है कितना बदनाम है वो। शराब पीता है, जुआ खेलता है। मैं कुंदन के साथ बहुत खुश रहूंगी भैया। प्लीज आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए, प्लीज। एक थप्पड़ मारूंगा ना खींचकर तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तेरी भाभी ने जो कहा सुनाई नहीं दिया तुझे? कोई प्रेम विवाह नहीं होगा तेरा। अब तो मैं तेरी शादी करने में ज्यादा देर भी नहीं कर सकता। अगर तेरे इस प्रेम की बात गांव में फैल गई तो तेरे लिए जो एक रिश्ता आया है वो भी हाथ से चला जाएगा। कल के कल ही उन्हें घर बुलाकर रिश्ता पक्का कर दूंगा मैं। कुदुम के मम्मी पापा के देहांत के बाद उसके भाई भाभी ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था, और अब तो उसकी मर्जी के खिलाफ उन्होंने उसकी शादी मनोज के बेटे अरविंद से करा दी थी। शादी के बाद वो कुदुम के साथ बड़ा ही अजीब बर्ताव रखता था। रोज शराब पी कर आता और दिन भर जुआ खेलता। आज फिर से आप शराब पी कर आ गए। समझ नहीं आता ये रोज रोज शराब पीने में क्या मजा आता है आपको। क्यों अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने परिवार के बारे में ही सोच लीजिए। ज्यादा जुबान मत लड़ा मेरे साथ, वरना एक हाथ पड़ा ना तो दोबारा शक्ल नहीं दिखाएगी अपने मुझे। हट यहाँ से। कुछ गलत नहीं कहा है मैंने, और मैं आपकी पत्नी हूँ। हक है मुझे आपसे ये सब कहने का। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अरविंद ने कुदुम को जोर से थप्पड़ मारा, और हर बढ़ते दिन के साथ उसके साथ मार पिटाई करने का यह सिलसिला भी बढ़ता गया। कुंदन अभी भी कुदुम को भूल नहीं पाया था, और जब उसे ये सब पता चला तो एक दिन वो गांव के कुएं के पास पहुंचा जहां पर कुदुम पानी भरने आती थी। उसने आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था, इसलिए वो मौका देखकर कुदुम से बात करने के लिए आ गया। उसे वहां पर देखकर कुदुम बुरी तरह घबरा गई। तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर किसी ने तुझे यहाँ पर देख लिया तो मेरी जान को आफत हो जाएगी। मैं तुझे बचाने आया हूँ कुदुम, तुझे अपने साथ लेने आया हूँ। मैं जानता हूँ वो अरविंद राक्षस है, राक्षस। तुझे अब मैं एक और दिन भी यहाँ रहने नहीं दूंगा। तू मेरे साथ चल, हम भाग जाएंगे और दूर गांव में जाकर मैं मंदिर में तुझसे शादी कर लूंगा। हम इतनी दूर चले जाएंगे कि कभी किसी को नहीं मिलेंगे। नहीं कुंदन, अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो जैसा भी है मेरा पति है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो सुधर जाएगा। अब तू जा यहाँ से और मुझे भी जीने दे। कुदुम के मुंह से ये सब बातें सुनकर कुंदन आगे कुछ नहीं बोल पाया। कुदुम भी वहां से चली गई, मगर वहां से गुजरते हुए एक आदमी ने उसकी बातें सुन ली, जो अरविंद को बहुत अच्छे से जानता था। उसने अरविंद को बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई, और कुदुम के घर पहुंचते ही अरविंद ने बुरी तरह से उसे मारना शुरू कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू किसी और के साथ घर से भागेगी? अरे तू ऐसा करे, इससे पहले मैं तुझे जिंदा मार दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तेरी कोई बात नहीं सुननी मुझे। तुझे तो आज मैं खत्म ही कर दूंगा। कुदुम ने बहुत बार उसे अपनी बात समझाने की कोशिश की, मगर वो तो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो उसे बालों से घसीटता हुआ किचन में ले गया। वो लगातार उसे मारे जा रहा था। वहीं पर किचन में खाना बनाने के लिए गैस जली हुई थी, और उसी बीच कुदुम की साड़ी ने गैस की आग को पकड़ लिया और वो बुरी तरह जलने लगी। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। बहुत दर्द हो रहा है। कोई बचाओ मुझे। मैंने कहा था तुझे कि आज तुझे खत्म कर दूंगा, और देख मेरा काम आसान हो गया। तड़प तड़प कर मरेगी तब समझ आएगा तुझे ये धोखा करने का अंजाम क्या होता है। मर जाने दे से।
उसके बाद फायर ब्रिगेड वालों को बुला लेना, ताकि ये सच में एक हादसा ही लगे, वरना मरती मरती भी हमें फंसाकर चली जाएगी। कुदुम के चीखने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी और वो उसे अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख रहे थे। उसकी आंखों से गिरता हर एक आंसू अपने बदले की आग को भड़का रहा था। वो उन लोगों की आंखों के सामने झुलस कर मर गई और उन लोगों के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी। जब कुदुम के घर वालों को उसके मरने की खबर मिली तो वो उसकी अंतिम क्रिया पर भी नहीं आए। कुदुम का शरीर भले ही उस दिन जलकर भस्म हो गया था, मगर उसकी आत्मा अपने बदले के लिए जल रही थी। जिस दिन अरविंद ने अपनी दूसरी शादी की, उसी रात से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अपना जो बदला वो सालों से लेना चाहती थी, आज वो उसने वंशिका के हाथों से ले लिया था। जिस तरह उन्होंने अपनी आंखों के सामने उसे जलते हुए देखा था, उसी तरह पहले कुदुम ने अनीता और मनोज को खत्म किया और आज रात अरविंद की भी आखिरी रात थी। अब तो तुझे सब कुछ अच्छे से याद आ गया होगा। अब तू भी तड़प इस तरह और चीख बिलख। तेरी चीख यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा। अरविंद का शरीर भी खुद ब खुद अकड़ने लगा और वंशिका ने भी उसके ऊपर मिट्टी तेल छिड़क कर वहां पर आग को जला दिया। अरविंद की चीखें पूरे घर में गूंज उठी और मनोज और अनीता की तरह ही वो भी कुछ देर बाद बिल्कुल शांत हो गया और उसकी आखिरी सांस के साथ ही अपना बदला लेकर कुदुम भी आज हमेशा के लिए मुक्त हो गई।